ब्रह्मांड अनंत है और इसके रहस्य भी अनंत हैं। ज्योतिष जीवन की संजीदगी, सटीकता और सरलता को समझने का एक बेहद उत्तम और अनुपम माध्यम है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से ज्योतिष के द्वारा हम जीवन की बारीकता और उसकी सरलता को समझा जा सकता है। आज का ये वीडियो एक दर्शक के ऐसे प्रश्न पर आधारित आधारित है जिसने ये प्रश्न रखा है, क्या ज्योतिष के अंदर मोक्ष की अवधारणा भी देखी जा सकती है। उन्होंने एक पर्टिकुलर व्यक्ति का जिक्र किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिसने अपने तर्क, ज्ञान और अपनी जो बौद्धिक क्षमता से पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया और पूरे वर्ल्ड में आज भी उनके हजारों, लाखों, करोड़ों अनुयायी हैं। मैं बात कर रहा हूँ ओशो रजनीश के बारे में। ओशो रजनीश की कुंडली में बर्थ चार्ट, जो कि आज सभी के पास में लगभग उपलब्ध है, अवेलेबल है, इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। क्या इनकी कुंडली में मोक्ष के योग मिलते हैं? आज इसी बात पर यह वीडियो है। रजनीश ओशो के परिचय के बारे में शायद मेरा देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पूरे विश्व उनकी बुद्धि, कौशल, क्षमता और उनके फिलॉसफिकल जो व्यूज़ हैं उनको लेकर प्रभावित है और प्रासंगिक आज भी उनके दृष्टिकोण है। ओशो रजनीश का जन्म, बर्थ डाटा यदि देखें तो इनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को शाम को 5:13 पर नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में हुआ। ओशो रजनीश की कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है। इनकी कुंडली का बड़ा संक्षिप्त रूप से विश्लेषण करूंगा। ओशो की जो कुंडली का जो कोर, जो आकर्षित करने वाली चीज़ है, वो इनका 8th हाउस है। 8th हाउस में 5 ग्रह हैं। 5 ग्रह हैं और ग्रह का जो अष्टम भाव का जो स्वामी है वो बृहस्पति बनता है और वो उच्च का और वक्री होकर 3rd हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो इस प्रकार ये इस कुंडली का एक विलक्षण, अद्भुत प्रतिभा, अद्भुत एक रहस्यमय प्रवृत्ति का व्यक्ति, एक अद्भुत ज्ञान का व्यक्ति, अद्भुत शोधार्थी प्रवृत्ति का व्यक्ति होने की ये संभावना को बताता है। अब 8th हाउस के अंदर जो प्लेनेट बैठे हैं उसके अंदर लग्नेश बैठा हुआ है, द्वितीयेश बैठा हुआ है, तृतीयेश बैठे हुए हैं, पंचमेश बैठे हुए हैं, षष्ठेश बैठे हुए हैं, सप्तमेश बैठे हुए हैं, नवमेश बैठे हुए हैं, दशमेश बैठे हुए हैं और इनका 8th हाउस के अंदर बैठा हुआ एक प्रकार से लग्नेश से इनका कनेक्शन हो रहा है। 5 ग्रहों का 8th हाउस के अंदर बैठना एक अपने आप में अनुपम है, एक विलक्षणता बताता है। इस कुंडली की एक अलग प्रकार की प्रवृत्ति को बताता है कि ये व्यक्ति असाधारण प्रवृत्ति का होगा। यदि इस चीज़ को हम अलग दृष्टिकोण से भी देखें कि 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो बृहस्पति बनते हैं और वो उच्च का और वक्री होकर 3rd हाउस के अंदर, पराक्रम भाव के अंदर बैठे हुए हैं और बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो ये कितना अद्भुत संयोग हो गया। अब आप देखिए इस चीज़ को। 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो बृहस्पति है, वो अपने से 8th होके, यानी अपने से भी 8th होके 3rd हाउस के अंदर उच्च का और रेट्रो होकर बैठा हुआ है। तो 8th का कितना बड़ा इसके अंदर इम्पैक्ट पड़ गया। अब 8th हाउस क्या है? 8th हाउस है डेथ का। 8th हाउस की क्या है? जन्म का। 8th हाउस किसका है? रिसर्च का। 8th हाउस किसका है? दूर यात्राओं का। 8th हाउस किसका है? शोध का। 8th हाउस किसका है? अकेलापन का। 8th हाउस किसका है? फिलॉसफिकल व्यूज़ का। तो इन तमाम चीज़ों में ओशो की महारत हासिल थी। इस बात को बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं। कुंडली साफ साफ इस बात को बताती है, इस बात का जिक्र करती है। और जिन भावों के स्वामी इसके साथ अटैच्ड हैं वो भी 8th हाउस से सीधा सीधा कनेक्शन करते हैं। उन सबकी अभिरुचि 8वें घर से ज़्यादा सामंजस्य रखती है। 8th हाउस में बैठे हुए इन ग्रहों की सीधी दृष्टि 2nd हाउस पर पड़ रही है, जो वाणी का भाव है। उनके बोलने की क्षमता, उनकी जो तार्किक प्रवृत्ति थी वो बिल्कुल अलग प्रकार की थी और बड़े सरलतम तरीके से किसी चीज़ को प्रस्तुत करते थे। किसी भी व्यक्ति की जो कुंडली होती है उसके जीवन का एक प्रकार से आईना होती है, उसका ब्लूप्रिंट होती है, उसके बारे में तमाम चीज़ें, संभावनाओं के बारे में बड़े परिलक्षित तरीके से दर्शित कराती है। यहाँ पर जो 8th हाउस है वो डेथ का भाव है, रहस्य का भाव है। मौत से ज़्यादा रहस्य किस चीज़ में होगा? और ओशो के जो तमाम जो फिलोसफिकल व्यूज़ था उसके अंदर डेथ की डेप्थ को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उसके बारे में विश्लेषण किया, बड़े अच्छे तरीके से उसको समझाने की प्रयास किया। यहाँ यदि अगर चौथा भाव देखा जाए, चौथे से 9वां भाव, चौथा भाव होता है माता का भाव। यहाँ से जो 9वां भाव, चौथा का 9वां भाव हुआ द्वादश भाव, यानी 12वां भाव। 12वें भाव का स्वामी मंगल होता है और मंगल बैठा हुआ है फिर 8th हाउस के अंदर। चौथा भाव माता का होता है, 9वां भाव होता है पिता का। तो माता का पिता का नाना हो गया, यानी उनके उसमें जीवन व्रत में ननिहाल पक्ष का भी बड़ा इंपॉर्टेंस रहा। इसके साथ साथ में तमाम एजुकेशन, 5th हाउस के अंदर केतु बैठा हुआ है। केतु का 5वें घर के अंदर होना पूर्व जन्म का भी ये द्वार माना जाता है। 5th हाउस जो माना जाता है अपने अभिरुचियों का भी द्वार माना जाता है। केतु क्या है? सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। मोक्ष का कारक भी केतु माना जाता है। 5th हाउस ज्ञान का, नॉलेज का, विजडम का कारक भाव माना जाता है। वहाँ केतु का होना
एक अलग प्रकार की चीज़ें बताता है, एक अलग प्रकार का कनेक्शन जोड़ता है। इनका सूर्य 7th हाउस के अंदर प्लेस्ड है, यानी कि सातवां घर पार्टनर का होता है। सूर्य जहाँ बैठते हैं वहाँ से संबंधित रिश्तों को ये कमज़ोर करने का काम कर देते हैं कई दफ़े, क्योंकि सूर्य के अंदर तेज होता है, पावर होता है। तो ये सूर्य जहाँ बैठता है वहाँ रिश्तों में थोड़ी-सी समस्याएँ ला सकता है। लेकिन सूर्य जहाँ दृष्टि डालता है 7वें भाव में, यानी लग्न पर दृष्टि डाल रहा है, लग्न पर दृष्टि डालने के कारण वो लग्न को चमका रहा है, लग्न पर उसका पूरा प्रकाश हो रहा है और दैदीप्यमान की तरह ओशो चमके थे। हालाँकि विवाह और इन संबंध में वो काफ़ी उनके व्याख्यान रहे, काफ़ी बात थी, लेकिन विवाह के संबंध में वे नहीं, पार्टनरशिप के चक्कर में या विवाह के संबंध में वे नहीं अपने आप को उन्होंने बाँधा। अब हम बात करते हैं कि जब 8th हाउस के अंदर जो शुक्र और मंगल की युति बनाती है, वो एक प्रकार से एनर्जेटिक और तमाम जो विवाह और तमाम संबंधों से संबंधित जो उनकी जो विश्लेषण थे, उनके जो विचार थे, उन तमाम चीज़ों के बारे में बताती है। सांसारिक सुखों और भोग ऐश्वर्य के बारे में भी बताती है कि उनके जो उनके रुझान थे, उनके जो विचार थे, वो इन तमाम चीज़ों से भी ओतप्रोत रहे होंगे। ये तमाम चीज़ें इस बात का इंडिकेशन करती है, कुंडली इस बात को बताती है कि ओशो का जो लाइफ का जो साइकिल था, जो उनकी जीवन की जो पद्धतियाँ थी, उनके जीवन जीने का तरीका था, वो एक प्रकार से एक बड़ा अलग तरीके का था, मैच्योर टाइप का था। बिल्कुल वो चीज़ों को भोग करके उन चीज़ों से अलग होना चाहते थे, यानी वो चीज़ों में डूब कर भी उनमें डूबना नहीं चाहते थे। वो एकांतवास की बात करते थे, वो एक अलग व्यू से चीज़ों को देखना पसंद करते थे और इस चीज़ के बारे में 8th हाउस बड़ा अच्छे तरीके से इन 5 ग्रहों का होना इस बात को दर्शाता है। ओशो के तमाम जीवन व्रत के बारे में हम विश्लेषण करें तो ये चूँकि उनकी पब्लिक लाइफ के बारे में तमाम लिटरेचर अवेलेबल है, तमाम घटनाएँ उनकी सभी लोगों को लगभग पता है, उनके बारे में तमाम किताबें, तमाम चीज़ें अवेलेबल है, लिटरेचर साहित्य उपलब्ध है। तो ऐसी कंडीशन में यदि मैं विश्लेषण करूँ तो वो बेहद शायद रुचिकर नहीं होगा। लेकिन यहाँ ये मैं कुंडली के बारे में ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब उनकी डेथ इस जनवरी 1990 के अंदर जब उनकी डेथ हुई, तो उस डेथ के समय भी उनका जो कुंडली का जो कॉम्बिनेशन था वो कितना अद्भुत था। उस समय उन्होंने जब शरीर छोड़ा, उस समय गुरु में सूर्य का अंतर चल रहा था। गुरु उस समय मिथुन राशि के अंदर यानी 2nd हाउस के अंदर गोचर कर रहा था और वहाँ से अपने 8th हाउस को देख रहा था। उस समय सप्तमेश और मंगल का गोचर भी सप्तम भाव से हो रहा था। इन तमाम प्रक्रियाओं के चलते हुए जो बड़ी उनकी जो उनका शरीर छोड़ने वाला जो प्रोसेस था वो उनका 1990 के अंदर हुआ और इन तमाम चीज़ों से इस बात का पता चलता है कि कुंडली हमारे जीवन के बारे में बड़ा अच्छा ब्लूप्रिंट संकेत देती है। अब यहाँ जो प्रश्न उस दर्शक का था कि क्या उनको मोक्ष की स्थितियाँ उत्पन्न हुई, ये एक ऐसा विश्लेषण का प्रश्न है जिसके बारे में डेथ के बारे में बोलना, डेथ के बाद की चीज़ों के बारे में विश्लेषण करना सिवाय ज्योतिषी दृष्टिकोण के कहीं अन्य कोई विज्ञान या कोई अन्य तरीका संभव ही नहीं है। यहाँ एक ज्योतिष का बेहद महत्वपूर्ण सूत्र है। बड़ा मुझे एक किसी बड़े एक संत जन ने मुझे बताया कि यदि 10वें भाव का स्वामी 10th हाउस लॉर्ड 4 या 4 से अधिक ग्रहों के साथ में युति बनाए है और जिस भाव के अंदर वो युति बनाए हैं उस भाव का स्वामी या तो शुक्र हो या शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो या गुरु हो और वो अपनी उच्च राशि में बैठे हो या मित्र राशि में बैठे हो, तो ऐसी कंडीशन में इस बात की संभावना को ये बताता है कि उस जातक का मोक्ष होने की संभावनाएं हो सकती हैं। मोक्ष की अवधारणा मेरे दृष्टिकोण से कुछ अलग सी है। कम से कम यह तो नहीं है कि मरण जीवन से इससे मतलब नहीं है, यानी किसी चीज़ को जब आप उससे होकर भी उससे अलग होते हो तो ये अपने आप में मोक्ष है। ये सांसारिक जीवन में भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है और भौतिक जीवन के अंदर भी हो सकता है। आप किसी चीज़ में हो लेकिन उस चीज़ में नहीं भी हो, यही मोक्ष है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए ज्योतिषी दृष्टिकोण के बारे में, नई जानकारी के बारे में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।